नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप घर पर कुशल होगे, पढ़ भी रहे होगे, एंजॉय भी कर रहे होगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे होगे। आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे भूगोल का, ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज। ठीक है, बुक का जो नाम है वह रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। ठीक है, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन का नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है एवरीथिंग विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। आओ थोड़ा डिटेल में जानें। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक होती है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हैव समथिंग इन कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है उसमें? यूटिलिटी, इसकी एक उपयोगिता है, इसका एक यूज़ है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। सुन रहे हो मेरी बात? कि अगर यूटिलिटी होगी तभी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स कहा जाएगा। समझ में आ गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। अब ये कह रहा है हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई भी चीज़ संसाधन कब बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा ने बोला चिल्ड्रन को, टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, बच्चे को बोला दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। किसी वस्तु को तभी संसाधन कहा जाएगा जब उसकी वैल्यू हो। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। सुन रही? अगर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और अगर उसकी उपयोगिता तब एक वैल्यू क्रिएट होगी। समझ में आई? ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जैसे आप ये पेंसिल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब इसकी यूटिलिटी क्या है? हमें लिखने के काम आ रही है, हमें अंडरलाइन करने के काम आ रही है, तो इसकी एक वैल्यू हो गई। और अगर ये वैल्यू इसकी हो गई और इसकी उपयोगिता भी है, यूटिलिटी भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। क्या होता है? वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। देखो, वर्थ मतलब उसके अंदर एक क्षमता है कि उसकी क्या कीमत है। ठीक है, तो कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिक, उनकी वैल्यू होती है, मतलब धन से रिलेटेड, कुछ की नहीं होती। जैसे मेटल है, मेटल की जो मेटल मतलब क्या है? लोहा, सोना, तांबा, चांदी, ये सब। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बिकता है, इसके पैसे मिलते हैं। जबकि अगर आप लैंडस्केप को देखने जाए, एक सुंदर दृश्य को देखने जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको सेटिस्फाई करता है ना, आपके लिए वो यूज़फुल है, आपके मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी। सुन रहे हो? लेकिन वो रिसोर्स है, क्योंकि जो भी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करेगी उसे हम संसाधन कहेंगे। ठीक है, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लिखा गया ना, कुछ रिसोर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं टाइम के साथ। मतलब अभी उसका टाइम नहीं आया तो वो उसका यूज़ भी नहीं है, और यूज़ नहीं है तो वो रिसोर्स भी नहीं है। जैसे योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे। ये कह रहा है कि जो ग्रैंड मदर है ना, अगर आपकी दादी ने आपको कोई दवाई दे रही है, घर पे जड़ी बूटी बना के दे रही है, तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, वो बिकती नहीं है। लेकिन अगर उसका पेटेंट करवा लिया जाए, क्या करवा लीजिए? पेटेंट मतलब पता है क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का राइट होता है, उस जो आपने आइडिया है, जो कि इन्वेंशन करी है ना, फिर उसका आप क्या करवा लेते हो? रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। और फिर उस नाम को, उस प्रकार के डिज़ाइन को, या उस प्रकार के जो आपने उसमें मिक्सचर डाला है, जो बनाया है वो केमिकल, तो वो केवल आप ही बना सकते हो और आप ही यूज़ कर सकते हो, आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, पेटेंट अगर हम करवा लेते हैं तो। ये मतलब होता है पेटेंट का। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फ्रॉम टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ठीक है, अगर मतलब उसकी कमाई होने लग जाती तो फिर वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाता, नहीं तो वो ऐसा ही रह जाता है। ये कह रहे टाइम और टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस। देखो, समय और जो तकनीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक होते हैं जिससे जो सब्सटेंस, मतलब जो वस्तु होती है, चीज़ें होती है, वो चेंज हो जाती है और रिसोर्स में बदल जाती हैं। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। दोनों जो हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी के जो है ना, ये मनुष्य की जरूरत के हिसाब से संबंधित है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। यहाँ तक कि जो इंसान है ना, वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सुनो मेरी बात, सबसे बड़ा संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़, क्योंकि इंसान के पास जो दिमाग है, उसके आइडिया है, उसकी नॉलेज है, उसकी इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी है, जिससे क्या होगा? क्रिएशन होगा और नए रिसोर्स बनेंगे, है ना। और ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। और जितनी भी सारी डिस्कवरी होती है तो उससे क्या होता है? और भी अलग अलग चीज़ें डिस्कवर हो जाती है और चीज़ें बन जाती है। जैसे आपने आग का आविष्कार करा,
ठीक है। आग का आविष्कार करा तो उसमें कुकिंग का भी इस्तेमाल होने लगा, कुकिंग से भी चीज़ें बनने लग गई। अदर प्रोसेस वाइल जैसे पहिया बना तो पहिए से बहुत सारी गाड़ियाँ भी बनने लग गई। तो एक जब इन्वेंशन होती है तो उससे और भी नई नई इन्वेंशन होती चली जाती हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही पानी से बिजली बनाने लग गए, है ना। क्या करा, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया ना, बहते हुए पानी को कन्वर्ट कर दिया गया, बिजली बनाने के एक रिसोर्स बन गया, नया बन गया, है ना। तो इस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी से नए नए रिसोर्स का डेवलपमेंट होता चला जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, देखो रिसोर्स को जनरली कैटेगरी में अगर डिवाइड किया गया है तो 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो मनुष्य के बिना ही अपने आप मतलब बने हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, ठीक है, जो अपने आप ही हुए हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। और जिसमें बहुत कम मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर उसमें कुछ चेंज भी किया तो बहुत कम किया गया और उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। ये डिफाइन आप याद कर लेना, ठीक है। क्लियर भी हो गया होगा कि वो संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिसमें बहुत ही कम चेंज किया जाता है उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम नदियों से ले रहे हैं, लेक से ले रहे हैं, जो मिट्टी है, जो मिनरल है, सब नेचुरल रिसोर्स है। तो एग्जाम्पल हो गया, अगर आपसे पूछेगा नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हो तो आप सब दे देना, ठीक है। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर, बहुत सारे तो ये जो रिसोर्स है हमें फ्री में मिले हुए हैं और हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कर भी सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड, और कभी कभी हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तकनीक चाहिए होती है ताकि हम इसको यूज़फुल बना सकें और अपनी डेली लाइफ में ला सकें, ठीक है। जैसे आयरन हो रहा है, मतलब जो ज़मीन से जो लोहा निकलता है। अब ये मत सोचना कि जैसे लोहे के बड़े बड़े गेट निकलते हैं ज़मीन से, नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, फिर उसको भट्टियों में ले जाया जाता है और फिर जो लोहे के जो अंश होते हैं ना, छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी की तरह ही होते हैं, तो वो सब पिघल जाते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है, मिट्टी ऊपर ही रह जाती है, उसको अलग कर दिया जाता है, फिर इस प्रकार से फिर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। तो जो आयरन ओर है ना, वो अभी क्या है, वैसे ही है, उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसमें से आयरन निकालेंगे तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये बता रहा है, ठीक है, कि मॉडिफिकेशन किया जाता है और तब जाके हम उसको यूज़ कर पाते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको हम सीधा ज़मीन से निकाला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पानी सीधा नदी से आप यूज़ कर लिया ना, पी लिया, नहा लिया, लेकिन लोहे को ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसको सीधा निकाल के हम यूज़ नहीं कर पाते, उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसी के आधार पर 2 प्रकार के रिसोर्स हो जाते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू बार बार नए किए जा सकते हैं, दोबारा से पनप जाएंगे और वो भी जल्दी, क्विकली, मतलब जो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट भी आता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंट होता है। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और कुछ तो अनलिमिटेड है, मनुष्य जितना मर्जी कुछ कर ले उसको प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स से कहते हैं। जैसे सोलर, सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा, ठीक है, ये क्या है, अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड, यट केयरलेस। लेकिन अगर बिल्कुल लापरवाही से यूज़ किया जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे पानी है, मिट्टी है, जंगल है, ये अफेक्टेड हो जाएंगे, इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, और यह ख़राब हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा। जैसे पानी, आप देखते हो कि वाटर जो है सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन पीने लायक पानी तो बहुत कम है ना, शॉर्टेज होती चली जा रही है, इसलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल में आ जाओ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट हैव लिमिटेड स्टॉक, जो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, देखा, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड में होते हैं, ये लिमिटेड में होते हैं। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये 1000 ऑफ ईयर ले सकते हैं बनने में, जबकि ये क्या थे, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्लेनिश क्विकली, लिखा है ना, जल्दी बन जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज़ मोर देन ह्यूमन लाइफ, पता है जितना मनुष्य का जीवन उससे बहुत ज़्यादा लंबा जीवन होता है इसका, ठीक है, इसलिए ये रिसोर्स जो है इसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। और ये लिमिटेड क्वांटिटी में भी होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो आप एक में पहले डिफाइन बता देना दोनों की, दूसरे में आप दोनों के एग्जाम्पल बता देना, ठीक है, बस इतना बहुत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर, ये देखो हर जगह एक जैसे रिसोर्स नहीं होते हैं, सुनने मेरी बात। जैसे अगर आप राजस्थान के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको कोलार, वहाँ पर आपको
खेतड़ी मिल जाएंगे, मतलब तांबे की खाने हैं। ऐसे अगर आप कर्नाटक में जाओगे तो कोलार सोने की आपको खाने मिल जाएगी। तो अलग जगह रिसोर्स, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको लोहा इसके निकाला जाता है, लोहा इसका होता है, कोयले का निकाला जाता है, कोयले का उत्पादन होता है। तो अलग जगह, जैसे उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ खेती के लिए ज़्यादा अच्छा है ना। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचुरल रिसोर्स का है वो फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे टेरेन पर, क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर। ठीक है, मतलब आप जैसे धरती के किस गोलार्ध में हो तो उस पर भी निर्भर करता है, वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नेचुरल रिसोर्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पर निर्भर करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स अनइक्वल, इसलिए रिसोर्स अनइक्वल है, हर जगह एक जैसे नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन। ठीक है, ये कह रहा है समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली, ये कह रहा है कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो रिसोर्स तब बनते हैं व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज, जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज की जाती है तभी वो यूज़फुल में आते हैं। जैसे आयरन ओर, मैंने बताया था ना अभी आपको एग्जांपल कि आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मैंने बताया था ना भी आपको, लोहा इसका जो है वो तब तक लोहा इसका है उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक मनुष्य उसका कुछ चेंज नहीं करता। तो ऐसे जो रिसोर्स है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब आयरन ओर से लोहा बनाया, फिर लोहे से क्या बनेगा, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी। अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जांपल दो तो बता दो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, ऑप्शन में टिक करने को आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लांट आ जाएगा, रोड आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, व्हीकल कहेगा, इनमें से कौन सा नेचुरल है तो प्लांट है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना होगा, या पूछेगा कौन सा मैन मेड नहीं है तो बता दो कि प्लांट है। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेंज करके देगा। अब ये सुनो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम भी क्या एक संसाधन है क्या, हम जो इंसान हैं हम भी एक संसाधन है क्या। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। देखो हम तभी संसाधन बन सकते हैं जब हमारे अंदर नॉलेज हो, स्किल हो। देखो अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे अंदर उस चीज़ की प्रतिभा नहीं है करने की, स्किल नहीं है, तो फिर हम किसी चीज़ को कैसे निर्माण करेंगे, कैसे बनाएंगे। आप खेती कर लोगे कोई, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो, स्किल नहीं होगी तो। ठीक है, समझ, टेक्नोलॉजी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी। दैट इज़ वे ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स इसलिए कहा गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल को ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बिना जितने भी सारे रिसोर्स हैं वो सब यूजलेस हैं। समझ में, क्या ज़मीन पे अपने खेती बाड़ी उग जाएगी क्या, नहीं ना। क्या आयरन ओर से सीधा अपना लोहा बन जाएगा, नहीं ना। तो ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्पेशल रिसोर्सेज है, इसी के द्वारा जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, यूज़ के लायक बनाया जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स कब अच्छा हो सकता है, जब उसे एजुकेशन मिले और हेल्थ हो। ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, ह्यूमन को एक अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं। So improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development। सुन लिया, अगर आपसे पूछे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कि मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटी करना जिससे कि मनुष्य जो है वो वैल्यूएबल बन जाए। ठीक है, उसके अंदर की स्किल उसके बढ़ा दी जाए, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, विकास करना। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कब किया जाएगा, जब उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जाएगी। किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की जाएगी, क्वालिटी ऑफ स्किल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा, हेल्थ को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज आल्सो नोन एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इसमें बता देना। ठीक है, अब उसके बाद समझो कि कंजर्विंग रिसोर्स किसे कहते हैं। कंजर्विंग का मतलब होता है, देखो हम संसाधन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको बचाना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली और वर्तमान पीढ़ी के दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए संसाधन का सही से प्रयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सुन रहे हो मेरी बात। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। बोलोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट वेयर वी यूज द रिसोर्सेज सच ए मैनर सो दैट प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन कैन गेट बेनिफिट। इट मीन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, यूजिंग द रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करना, ताकि आने वाली और वर्तमान पीढ़ी के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, ये देखो डिफाइन लिखी भी हुई है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेरेंट आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब वर्तमान की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखे, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर रिसोर्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संसाधन को सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, ये बता रहा है। देखो, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये कह रहा है, इसका रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा उगने में और दोबारा बनने में समय और टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से रिकवर हो जाए।
फॉर एग्जांपल जैसे आपने जंगल पूरे काट दिए तो आपने उसे समय नहीं दिया दोबारा से उगने का, तो वो हमेशा के लिए ज़मीन वहाँ की बंजर ख़राब हो जाएगी। सुन रहे मेरी बात? तो अगर आप जंगल काट रहे हो, ठीक है, तो दोबारा से लगाओ, उसका टाइम भी दो, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। द बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ से ये भी याद कर सकते हो। वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर संसाधन का प्रयोग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। ठीक है, हर कोई, जितने भी इंसान हैं वो सब इसमें योगदान दे सकते हैं। अब कैसे देंगे इंसान योगदान? रिसाइकलिंग करके, रीयूसिंग करके। ठीक है, बार बार एक चीज़ का यूज़ करो, जैसे पॉलीथीन का बैग है, ठीक है, आप बार बार पॉलीथीन का वो जो बैग है वो उसे बार बार यूज़ करो, या आप कोशिश करो कि पॉलीथीन बैग को लेकर ही मत जाओ, आप थैला लेकर जाओ। ठीक है, उस थैले को यूज़ पॉलीथीन से भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पर्यावरण के दोस्त बन सकते हो, उसका साथ दे सकते हो। देखो अब इसमें ये है कि कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिंदा है, एक तरह से ये कह लो। देखो कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है? पहला, आप रिस्पेक्ट करोगे और केयर करोगे जितने भी दुनिया में जितनी सारी लाइफ है उन सब की। अगर आप क्वालिटी और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करोगे, अगर आप कंजर्व करोगे अर्थ की जो वाइटलिटी और डाइवर्सिटी, जो धरती पे इतनी प्रकार के जीव जंतु विभिन्नता है, पेड़ पौधे हैं, उनको अगर आप बचाओगे, आप कम से कम प्रयोग करोगे नेचुरल रिसोर्स का। और अगर आप चेंज पर्सनल एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड बदलोगे कि नहीं भाई दुकान वाला पैसे ले रहा है, ठीक है, इसलिए मैं तो उससे पॉलिथीन मांगूंगा ही मांगूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं, एटीट्यूड अपना चेंज करो। ठीक है, आप पर्यावरण के दोस्त बनो। समझ में आ रही है? उसका 1 रुपये आधा रुपये बच रहा है लेकिन आप पर्यावरण के दोस्त भी बन रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पर्यावरण के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखो। ठीक है, थैला लेकर जाओ घर से। प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट, एनेबल कम्युनिकेट्स टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। इस तरीके से इनेबल कम्युनिटीज़ का मतलब होता है जो समुदाय होता है, उसको इस प्रकार का योग्य बनाओ कि वो अपने एनवायरनमेंट की खुद केयर करे। ठीक है, अब एक बात ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस आधार पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिकेगा। अगर किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जिस आधार पर वो जाना जाता है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, जो धरती का जो भविष्य है, जो हमारे ग्रह का जो भविष्य है, इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन। ये किस पर निर्भर है? हमारी योग्यता पर निर्भर है कि हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से हम बचाते हैं। द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर, इसलिए हमारा एक कर्तव्य है क्या? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, जितने भी सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो भी लाइफ है, डाइवर्सिटी, जितनी भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नता है उसको हमें बचाना चाहिए। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और जो प्राकृतिक संसाधनों को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम से कम कर देना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये प्रिंसिपल में ही आ गया सब कुछ। ठीक है, तो आप इसकी प्रिंसिपल भी ये लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करूँगा आपको ये पूरा लेसन अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको अच्छे से माइंड में बिठाना है तो 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी सारे हैं इनके आंसर इसमें से ढूंढ के सारा लिखना, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अपने आप आंसर ढूंढ के करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और ये देख लो, स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक ऑफ रिसोर्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं तो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो इस और ह्यूमन रिसोर्स तो मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन रिसोर्स रेफर द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, ये किसी कहेंगे जो लोगों की योग्यता को कहा जाएगा। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज ए रिसोर्स, और अलग अलग जो है व्यूज़ होते हैं मनुष्य को रिसोर्स मानने के लिए। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ द ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन को तभी रिसोर्स माना जाएगा जब वो उसके अंदर स्किल हो। क्या हो? स्किल होगी, फिजिकली फिट होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा लेसन समझा दिया है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से मेहनत करो, अपना भविष्य अच्छा करो। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। नमस्ते।